नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बीते दिनों प्रधान जी एक बार फिर से रो दिए। अच्छा खासा मौसम था। पहली बार मई के तपते महीने में पूरे देश में बारिश हो रही थी। जनता राहत की सांस ले रही थी। खुशनुमा माहौल था, लेकिन प्रधान जी रो दिए। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनका रोना था कि दुनिया भर के मगरमच्छों घड़ियालों की शामत आ गई। सोशल मीडिया के जीव जंतु तो लगे ही थे, लगे हाथ मीडिया वालों ने भी मगर घड़ियालों को अपने कीचड़ में घसीट लिया। अब इन लोगों को पूरी बात पता है नहीं, अल्ल-बल्ल करते रहते हैं। प्रधान जी का मगर और घड़ियालों से बहुत पुराना याराना है। बाल नरेंद्र वडनगर में मगर के बच्चे पकड़कर घर लाते थे, फिर उसे छोड़ आते थे। मगर और घड़ियालों से ये दोस्ती कहीं तो काम आनी ही थी। तालाब में गए, एक क्रोकोडाइल का बच्चा देखा, तो हम पकड़ के घर ले आए। तो हमारी माता जी ने कहा नहीं, ये तो पाप है, हम ये नहीं कर सकते, हमने इस करना नहीं चाहिए, जाओ वापिस छोड़ के आ जाओ। तो वापिस गए, छोड़ के आ गए। 7 साल में प्रधान जी 8 बार रो चुके हैं, यानी औसतन 1 साल में वो 1 से सवा बार रोते हैं। बरवक्त रोने के मामले में उनसे आगे सिर्फ एक ही नेता है, आडवाणी जी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। लेकिन इस बार प्रधान जी को लेकर जनता इतनी आश्वस्त थी कि लगभग समूचा जम्बूद्वीप कई दिनों से उम्मीद लगाकर बैठा था। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। उम्मीद का आलम यह था कि फेसबुक पर उनके ताजा रोनपट वाले वीडियो को जनता ने लाइक, लव या फिर डिसलाइक से ज्यादा हाहा वाले इमोटिकन से सलामी दी है। अब देश के प्रधान जी के आचार व्यवहार को जनता हाहा के नजरिए से क्यों देख रही है, यह मौजूदा दौर के समाजशास्त्रियों, मनोविज्ञानियों के लिए शोध का विषय है। खैर, यह तो हुई तात्कालिकता, लेकिन हम लोगों के आदरणीय और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शन जी। उन्होंने एक लेख लिखकर प्रधान जी की मौज ले रहे लोगों को सार्वजनिक रूप से चेताया कि यह ठीक बात नहीं। कभी कभी व्यक्ति सचमुच में रोता है। बात रोने की असलियत या नकलियत पर नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि क्या यह रोना उचित है, क्या इससे आपके पूर्व में किए गए बर्ताव का कोई कोर्स करेक्शन हो सकता है। यहां से पूरी बहस एक गंभीर दिशा में मुड़ गई। वो लिखते हैं, क्या आंसू बहाना संवेदनशील होने की निशानी है? यह भावुकता की निशानी है, और भावुकता बहुत अच्छी चीज नहीं है। भावुक लोग अक्सर तर्क का साथ छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं। 1984 में जो लोग इंदिरा गांधी की हत्या पर आंसू बहा रहे थे, वही लोग बाद में सिखों को राक्षसों की तरह मार रहे थे। 2002 में जिनके आंसू गोधरा में मारे गए कार सेवकों को लेकर रुक नहीं रहे थे, उन्हें अगले 3 महीने तक अट्टहास करते देखा जा सकता था। भावुकता स्वाभाविक है, लेकिन संवेदनशीलता विकसित करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री सिर्फ भावुक हैं या संवेदनशील भी हैं? प्रधानमंत्री ने विगत कई मौकों पर इस संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है। हम आपके सामने उनके रोने और उनकी हालिया गतिविधियों का एक मुख्तसर सा आंकड़ा रख देते हैं। इसके आधार पर आप तय कर पाएंगे कि असल में प्रधानमंत्री कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है। जब लोग कोविड से मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? अप्रैल का पूरा महीना कोविड के भयानक फैलाव का महीना था। 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर कोरोना से संबंधित सिर्फ 3 ट्वीट आए, जबकि इस दौरान उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ट्वीट किए। 12 अप्रैल को उन्होंने अपनी चुनावी रैली के 15 वीडियो ट्वीट किए। इस दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। 1,61,000 नए मामले सामने आए थे। 880 लोगों की मौत हुई थी। अगले दिन 13 अप्रैल को उन्होंने एक के बाद एक त्योहारों की बधाई दी। इस दिन 1,84,000 नए मामले सामने आए थे और 1,026 लोगों की मौत हुई थी। अब हम 17 अप्रैल पर आ जाते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पर चुनावी रैलियों की भरमार थी। इस दिन कोरोना के 2,61,000 मामले सामने आए थे। 1498 लोगों की मौत हुई थी। और ये वही रैली है जिसमें प्रधानमंत्री को भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। मैं जहां देख सकता हूं, मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है।
दिलचस्प है कि इस समय तक चारों तरफ से प्रधानमंत्री को रैलियां स्थगित करने, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही थी। यह वो समय है जब पूरे देश से ऑक्सीजन की किल्लत, दवाओं की कमी की खबरें सुनामी की तरह आ रही थी। सड़कों पर, अस्पतालों के सामने लोगों की मौतें हो रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री के ट्विटर टाइमलाइन पर आपको श्रद्धांजलियों की बाढ़ मिलेगी। सोली सोराबजी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, पंडित राजन मिश्रा, शेष नारायण सिंह, अजीत सिंह और अनेकानेक लोगों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री 23 अप्रैल को चुनावी रैली का लोभ नहीं छोड़ सके। उन्होंने वर्चुअल रैली करके बंगाल में लोगों को इकट्ठा किया, भाषण दिया, वोट मांगा। इस दिन देश में 3,46,000 नए मामले सामने आए थे। 2,620 लोगों की मौत हुई थी। इस समय तक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी। 27 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन को लेकर पहली बार हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग की। इस दिन 3286 लोगों की मौत हुई थी। 8 मई को कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख के पार चले गए। इस दिन 4092 लोगों की मौत हुई। ये सारे आंकड़े सरकारी हैं, वास्तविक आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। ये आंकड़े सिर्फ एक ही कहानी बताते हैं। प्रधानमंत्री भावुक तो हैं, पर क्या संवेदनशील भी हैं? एक ताजा वाकया जान लीजिए। अभी भी देश कोरोना की दूसरी वेव से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों में हर दिन 4 से 5 हजार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबाले के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावों की चिंतन मंथन में लगे हैं। चुनाव इनके लिए खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जवाब आप स्वयं तय कर लीजिए कि प्रधानमंत्री भावुक हैं या संवेदनशील हैं। मगरमच्छ और घड़ियालों के आंसू की वैज्ञानिक वजह फिर कभी बताऊंगा। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नफरत की चलती फिरती दुकान पर बीते दिनों एफआईआर हो गई। हम सुदर्शन न्यूज और उसके एंकर सुदर्शन चौहानके की बात कर रहे हैं। हमारे कई दर्शकों को यह बात नागवार गुजर सकती है कि हम इस व्यक्ति की बात ही क्यों कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि उसकी एक वजह है। तो सुदर्शन महाराज ने अपनी रोजाना नफरत की खुराक के चलते मदीना स्थित मुसलमानों की पवित्र मस्जिद पर मिसाइल दगवा दी। इजराइल के हमले में मारे जाने के बाद वहां के शवों को अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर उठाते हुए। इतना ही नहीं, बंदा पूरे टाइम बताता रहा कि जिहादियों ने मंदिर तोड़ दिया। फिलिस्तीन इजराइल में कौन सा मंदिर है, किस मंदिर को जिहादियों ने तोड़ दिया, इस सब की न तो उसे जानकारी है, न ही उसे जानकारी देने की कोई जरूरत है। उसे तो बस आपके दिमाग में जहर भरना है। जिहादियों ने प्राचीन मंदिर को बमों से उड़ाया है। ये जो नाच रहे हैं नंगा नाच, ये मंदिर को बम से उड़ाने के बाद का है। अब ये बात हुई झूठ फरेब की, लेकिन अब आपको जो जानकारी हम देंगे उसे सुनकर शायद आपके जिस्म की घिघियां बंध जाएं, या हो सकता है आपके जिस्म में बाछे भी खिल जाएं। सुदर्शन न्यूज पर फैक्ट चेक भी होता है, आप खुद देख लीजिए। आप मोहम्मद जुबैर द्वारा ट्वीट किए गए इस मस्जिद को, दोनों मस्जिदों के शेप को अगर आप देखें तो इस मस्जिद के ऊपर स्वयं मोहम्मद जुबैर बता सकते थे कि ये पोर्शन लगा हुआ है, लेकिन जो चीज हमारे द्वारा डाली गई है उसमें ये इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और ये दूसरी चीज है, ये ऊपर वाली चांद तारे की बात। क्या इसके ऊपर गुंबद के ऊपर कोई हमने मार्क दिया? जी नहीं। क्या दोनों की गुंबदों की लंबाई और ऊंचाई या गोलाकार शेप में अंतर आपको दिखा? निश्चित रूप से दिखा होगा। क्या दोनों के कलर में अंतर आपको दिखा? निश्चित रूप से दिखा होगा। इतना आला दर्जे का फैक्ट चेक देखने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो बीते हफ्ते इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध ने एक बार फिर से खबरिया चैनलों के दिवालियेपन की कलई खोलकर रख दी। चैनल दर चैनल इजरायल के समर्थन में कसीदे काढ़े गए। मैं आपको बताऊं कि कैसे इजराइल को अब मुस्लिम देशों ने घेरना शुरू कर दिया है, कैसे ओआईसी के 57 मुस्लिम देश अब एकजुट हो गए हैं, इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं, अगर आज इरफान पठान ट्वीट कर रहे हैं फिलिस्तीन के पक्ष में या कोई और कर रहे हैं, तो धर्म मतलब भाई बतौर इंडियन मेरे लिए धर्म बड़ा नहीं है। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदू नहीं, पहले भारतीय हूं। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए पहले धर्म आ जाता है, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड होगा ना, वही मेरा स्टैंड होगा। अगर इंडिया का स्टैंड है इजराइल के साथ, जो कि अभी नहीं है, ना फिलिस्तीन के साथ ना इजराइल के साथ, अगर निष्पक्ष है, तो कैसे मैं पक्ष ले सकता हूं कि मैं इजराइल के साथ हूं या फिलिस्तीन के साथ हूं? आपको याद है इजराइल की आजादी किसने कराई थी? भारत के सैनिक गए थे।
माजिद हैदरी जी, आपको पता है इजराइल को आजादी दिलाने के लिए वॉर ऑफ हाइफा हुई थी और वहां पर भारत के सैनिक गए थे। हम कह रहे हैं कि इजराइल का समर्थन करना चाहिए और इजराइल के समर्थन का ये अभियान हम लगातार सुदर्शन पर चला रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हमने इजराइल की साथ देने की आवश्यकता है। माजिद हैदरी जी, आपका दिल फिलिस्तीन के लिए क्यों धड़कता है? सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां भी इंडिया विद इजराइल का हैशटैग ट्रेंड हुआ। अनपढ़ भक्त और अधपढ़ आईटी सेल के कारिंदों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को ट्रोल किया क्योंकि उन्होंने अपने समर्थक देशों वाले एक ट्वीट में भारत का झंडा ही नहीं लगाया। पूरे हफ्ते यह खटकरम खबरिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर इसी तरह चलता रहा, लेकिन दो खास वाकये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक है अमन चोपड़ा, नाम पर बिल्कुल मत जाइए, काम सिर्फ नफरती चिंटुओं वाले ही करता है। लेकिन इस एपिसोड में कुछ तो कमाल ही हो गया। न तो इसे पता कि क्या पूछ रहा है और न ही पैनलिस्ट के पास कोई जवाब है, लिहाजा सवाल और फिर सवाल पर सवाल चल रहे हैं। इजराइल पर अटैक करने वाले कौन थे? मैं पूछ रहा हूँ कि फिलिस्तीन के बच्चों पर अटैक करने वाले कौन? मैं पूछ रहा हूँ फिलिस्तीन इजराइल पर अटैक करने वाले कौन थे? औरतों को गोलियों से ढूंढने वाले कौन? आप थे या आपके बॉस? इजराइल पर अटैक करने वाले कौन थे, आप बता सकते हैं मेरे को? मामला यही खत्म नहीं हुआ। चोपड़ा को इजराइल फिलिस्तीन के जटिल मसले की ABCD तक पता नहीं शायद, लिहाजा यह कश्मीर से लेकर और जाने क्या क्या बोल गया और फिर खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो सुनिए ना, मैं बताता हूं ये क्या होता है। ये वही भाषा है जब हमारी सेना कश्मीर में आतंकवादियों पर कार्रवाई करती है और आप लोग कहते हैं आम कश्मीरी मार दिए, आम कश्मीरी मार दिए। ये वही भाषा है कि जब आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है, सेना कश्मीर में आतंकवादियों को मारती है और आप लोग रोना रोते हैं कि आम कश्मीरियों को मार दिया, आम कश्मीरियों को मार दिया। वहां हमास आतंकवादी संगठन, उस पर कार्रवाई की गई है और आप फिलिस्तीनियों का, कश्मीर से इसको मैं कह रहा हूं एक भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए, एक भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। एक भी मासूम की नहीं जान जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके घर में घुसकर आपके परिवार वालों को मारेगा तो आप क्या करेंगे? सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने का यह नतीजा है, बिना किसी जानकारी या तैयारी के चोंच लड़ाने का परिणाम है। खैर, तिहाड़ शिरोमणि ने इस हफ्ते कत्ल ही कर दिया। बाबा कार्ल मार्क्स का जिक्र छेड़ दिया। दर्शन की चरम अवस्था में उन्होंने कहा, दुनिया में आज धर्म के कारण ही सारी रार ठनी हुई है। सुनिए। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। हिंदी में इसका अर्थ होगा, धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह है और अफीम के नशे की लत किसी को भी तबाह कर देती है। जानकार बताते हैं कि सुधीर के मुंह से यह बात सुनते ही लंदन के कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे बाबा कार्ल मार्क्स की कब्रगाह में कुछ खलबली हुई और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। धरती पर सुधीर के पिछले सारे पाप कर्म धुल गए। #ज़मीन जिहाद पर ट्वीट कीजिए। जमात से निकला कोरोना का जिन, जिहाद वाला वायरस है सबसे खतरनाक। इस्लाम के 5 स्तंभ, एक शहादा, अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, कट्टरता पर दुनिया में आर पार, राम राज्य में सभी चरित्रवान होते हैं। 2050 में भारत में होंगे सबसे ज्यादा मुसलमान। श्री राम भारत के आदर्शों में है। इजराइल फिलिस्तीन के मामले को समझने के लिए थोड़ा बारीकी में जाना होगा। फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत 1975 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। 1988 में भारत उन शुरुआती देशों में था जिन्होंने फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता दी। PLO के प्रमुख यासर अराफात को भारत में राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दिया जाता था। यह भारत की विदेश नीति है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इजरायल के प्रति नरम रुख रखने वाली मोदी सरकार ने भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा काउंसिल की आपात बैठक में फिलिस्तीन आंदोलन का समर्थन किया है। In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment
to the two-state solution. फिलिस्तीनियों की आज़ादी और उनका अधिकार भारत का स्थायी पक्ष रहा है। ट्विटर पर इंडिया स्टैंड विद इजराइल जैसे जुमलेबाजी से कुछ लोगों को लग रहा है कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ या इजराइल के साथ है। यह दरअसल बीजेपी और उसकी सरकार का दो मुहा रवैया है। वह संयुक्त राष्ट्र में कुछ और बोलती है, अपने अंधे अनपढ़ समर्थकों को कोई और कहानी बताती है। इजराइल फिलिस्तीन के बजरिए आप एक और कहानी जान लीजिए। इजराइल इस देश के संघियों और कट्टरपंथियों का लिटमस टेस्ट है, जिसके जरिए इनका क्रूर और दो मुहा रूप उजागर होता है। दरअसल इन्हें किसी से प्रेम नहीं है, न इजराइल से न किसी और से। इन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत है। आज इन्हें फिलिस्तीनियों पर बम मारने वाले इजरायली यहूदी अच्छे लग रहे हैं। कल तक इन्हें इन्हीं यहूदियों की हत्या करने वाला नाजी नेता एडोल्फ हिटलर अच्छा लगता था। इनके ख्वाबों की उड़ान थी कि जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का प्रश्न हल किया, उसी तरह से भारत में मुसलमानों का प्रश्न हल करने पर विचार किया जा सकता है। वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में गुरु गोलवलकर ने उस कल्पना की उड़ान भरी थी। भारत की विदेश नीति के तत्व भारत की आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से निकले हैं, जिसमें किसी भी तरह के साम्राज्यवाद, दास प्रथा, नस्ल भेद, तानाशाही आदि का विरोध है। भारत हमेशा आज़ादी और बराबरी के पक्ष में खड़ा था, लेकिन आईटी सेल के कारिंदों, ट्रोल्स और भक्तों को ये बातें नहीं बताई जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे संघ के स्वयंसेवकों को कम पढ़ने लिखने की सलाह दी जाती है। बीते हफ्ते एक बार फिर से टूल किट का मामला उछल गया। दरअसल आईटी सेल वाले येन केन प्रकारेण देश और मीडिया का ध्यान कोविड की आपदा से भटकाकर गैर जरूरी मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते हैं। इस बार उन्होंने एक कांग्रेसी टूल किट खबरिया चैनलों के संसार में उछाल दिया। भाजपा के तमाम नेता और मंत्री इसे शेयर करने लगे। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच थाना पुलिस भी हो चुका है। ट्विटर ने इससे जुड़े बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया घोषित कर दिया है, यानी तोड़ मरोड़ वाला ट्वीट। ऑल्ट न्यूज के एक फैक्ट चेक के मुताबिक जो टूल किट कांग्रेस का बताकर जारी किया गया, वह दरअसल कांग्रेस पार्टी के फर्जी लेटर हेड पर बनाया गया है। लेकिन संबित पात्रा मिट्टी के माधव हैं। अंजना ओम कश्यप एक ही बात बार बार पूछती रहीं, पर क्या मजाल की बंदा सवाल का जवाब दे दे। मोटिवेट नाम चाहते हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, उनसे मैं लूंगी जवाब, लेकिन आपने मंत्रियों वाली बात पर जवाब नहीं दिया मुझे। मैं इंतजार कर रही हूँ। पात्रा सवाल का जवाब देने के अलावा बाकी दुनिया जहान की बातें करता रहा, लेकिन जब जवाब देने पर जोर दिया गया तो भाई साहब का फोन ही कट गया। अंजना जी, मेरा फोन कट गया है, आप प्लीज जरा एक बार अपने पीसीआर को कहिए फोन करने के लिए। मैं आपका सुन पा रहा हूँ टीवी से, मगर प्लीज एक बार फोन कर ले, जवाब दे। अभी कनेक्ट करा दें। मैंने बहस की शुरुआत जिस सवाल से की थी, मामला वहीं पर घूम कर आता है। डॉक्टर संबित पात्रा, जब भी आपसे सवाल पूछूंगी यही पूछूंगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी की। ये देश एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तमाम मंत्री ट्वीट करते हैं टूल किट पर, लेकिन जनता तो ये पूछेगी ना कि ये तमाम मंत्री कोविड पर क्या कर रहे हैं। इस बीच उसने कई और कारनामे किए। मसलन एक मौके पर भाई अमेरिका की दुहाई देकर मोदी जी की बुराई न करने की दलील देने लगा। अमेरिका में जहां सर्वाधिक मृत्यु हुई, 6 लाख से अधिक मृत्यु हुई, वहां 1 वर्ष हो गए हैं। आपने भी आर्टिकल पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। रेफ्रिजरेटेड वैन्स के अंदर आज भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, मगर वहां ना तो कोई उनका ऑपोजिशन लीडर इस पर बात करते हैं, ना कोई इस प्रकार का जघन्य फोटो छपता है। सच्चाई आप भी जान लीजिए कि किस तरह से अमेरिका के मीडिया ने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की खिंचाई की थी। पात्रा की पात्रता इतनी भर नहीं है, अपनी सुविधा से ये नैतिकता के उच्चतम शिखर पर खड़े हो जाते हैं। ये देखिए अंजना जी, ये हमारे और उनके बीच में फर्क है। हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच में यही फर्क है। राहुल गांधी जी रोज उठ के मोदी जी को क्या क्या गाली नहीं देते हैं। मोविड तक लिख दिया हमने राहुल गांधी के खिलाफ, एक FIR कराया। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। राहुल गांधी जी रोज उठ के मोदी जी को क्या क्या गाली नहीं देते हैं। मोविड तक लिख दिया हमने राहुल गांधी के खिलाफ, एक FIR कराया। अब पात्रा को आईना क्या दिखाना, फिर भी आप देख लीजिए इनका निकट अतीत कितना अश्लील और गाली गलौज से भरा हुआ है।
अरे भैया, और राहुल गांधी तो इटालियन मैनिपुलेशन है, चाइनीज मैनिपुलेशन है। पूरी बात तो सुन लीजिए। ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। एक ऐसा शहजादा है जो कभी कभी हिंदुस्तान का शहजादा कम और पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा नजर आता है। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा। आपके यहाँ जो महारानी है उसका इतिहास बताओ, इटली में क्या करती थी? जो कुछ बोल आपके यहाँ जो महारानी है उसका इतिहास बताऊं? नहीं, बताऊं। हिंदी पट्टी का बहुत मशहूर अखबार है दैनिक जागरण, लेकिन पत्रकारिता यहाँ गोबर पट्टी वाली होती है। इससे पहले भी आपने मुझसे इस अखबार की कई तारीफें सुन रखी हैं, फिर भी एक बार फिर से मैं इसकी कुछ तारीफ किए देता हूं। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान आंदोलनरत हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी, यानी जब तक किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन जाती तब तक ये कानून लागू नहीं होंगे। दैनिक जागरण ने 21 मई दिन शुक्रवार को एक रिपोर्ट छापी जिसका उन्वान है समर्थन मूल्य पीछे छूटा, खुले बाजार में सरसों के मिले कई गुना ज्यादा दाम। इसे के नीचे एक उप शीर्षक भी लिखा है, नए कृषि कानूनों के फायदे। अब जो कानून लागू ही नहीं हुआ उस कानून का फायदा जागरण ने किसानों तक पहुंचा दिया। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जागरण को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए पहले पत्रकारिता की बलि चढ़ानी होती है, फिर सरकार की एड़ी चाटना होता है, बदले में सरकार विज्ञापन की मलाई देती है। इस तरह के झूठ दैनिक जागरण आए दिन बोलता रहता है, लेकिन न तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, न ही उसका RNI लाइसेंस रद्द होता है। पत्रकारिता की विज्ञापन पर यह निर्भरता ही उसकी बर्बादी की वजह है। न्यूज लॉन्ड्री का प्रयास है कि पत्रकारिता विज्ञापन के भरोसे न रहे, अपने सब्सक्राइबर के सहारे चले। आपका छोटा सा समर्थन निष्पक्ष और आज़ाद पत्रकारिता की सीढ़ी बन सकता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है। यह रिपोर्ट अचानक से कोविड के पश्चात एक नई महामारी बनकर सामने आए म्यूकरमाइकोसिस पर आधारित है। म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी आजकल जाना जा रहा है। इसके कारण, इससे बचाव के उपाय और अन्य जानकारियों के लिए आप यह रिपोर्ट देख सकते हैं। राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकारें ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत पहले ही अधिसूचित बीमारी घोषित कर चुकी हैं। राजस्थान सरकार के अनुसार फिलहाल प्रदेश में करीब 100 ऐसे मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और जयपुर के सरकारी SMS अस्पताल में ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था की गई है। सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में कई अन्य राज्यों से भी खबरें मिलने लगी कि कोविड-19 के मरीजों में ये संक्रमण देखा जा रहा है। भारत में कई राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक एंटी फंगल दवा की कमी पड़ने की भी खबरें आती रही हैं। एम्फोटेरिसिन B नाम की ये दवा भारत की कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अब ये दवा ब्लैक मार्केट में मिल रही है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। आने वाले शनिवार को न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की पूरी टीम आपके साथ YouTube पर लाइव चैट करेगी। हमारी हिंदी वेबसाइट से जुड़े आपके सुझाव और ढेर सारी बदकही के लिए जरूर जुड़िए इस शनिवार शाम 7:30 बजे। कोरोना से बचाव के उपायों पर अमल करते रहिए। नमस्कार।